नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग 28 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट की वीडियो जिसने नहीं देखें वो ऊपर का आई बटन या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर के सामान्य परफॉर्मेंस को प्रभावित नहीं करता है। तो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ग्राफिक कार्ड का साइज हो जाएगा। देखिए, सीपीयू की स्पीड और सीपीयू की कई प्रक्रियाओं को संचालन की क्षमता। सीपीयू की स्पीड इस बात का प्रत्यक्ष माप है कि यह प्रति सेकंड कितने निर्देश पूरा कर सकता है। प्रोसेसर का परफॉर्मेंस घड़ी की स्पीड, कैश साइज और प्रोसेसर के कोर की संख्या से प्रभावित हो सकता है। उसके बाद जान लीजिए कि प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाना सबसे अधिक आवश्यकता होता है। यह निश्चित रूप से कंप्यूटर के परफॉर्मेंस में सुधार करेगा, क्योंकि इस पर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस निर्भर करता है। अधिकांश आधुनिक ग्राफिक्स कार्ड की मेमोरी क्षमता 2 GB से 24 GB तक होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कि 1984 में भोपाल त्रस्ती के लिए जिम्मेदार कंपनी का नाम क्या है, जो मिथाइल आइसोसाइनेट के ऑक्सीमक के रिसाव के कारण हुआ था। ये था यूनियन कार्बाइड था ये। देखिए, भोपाल गैस त्रासदी भोपाल मध्य प्रदेश भारत में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र में 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात एक रासायनिक दुर्घटना हुई, जिसे भोपाल आपदा या फिर भोपाल गैस त्रासदी के रूप में जाना जाता है। औद्योगिक आपदा को मानव इतिहास में सबसे खराब माना जाता है। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस को 5 लाख से ज़्यादा व्यक्तियों के द्वारा श्वास में लिया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि सुविधा के करीब की छोटी बस्तियां वहां फैले वो बहुत खतरनाक रसायन से प्रभावित था। 2259 तत्काल मौतें की पुष्टि हुई थी और 57,43,666 घायल पीड़ितों और गैस रिसाव में मारे गए और 3,787 पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को 2008 में मध्य प्रदेश के द्वारा मुआवजा दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कि उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, फ्रांस के पास है, चाइनीज के पास है, रसिया के पास है, ये जापान के पास नहीं है। देखिए, परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र। संयुक्त राष्ट्र एक परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र को एक संधि या फिर सम्मेलन के माध्यम से राज्यों के समूह के द्वारा किए गए एक मुक्त समझौते के रूप में परिभाषित करता है। यह एक विशिष्ट क्षेत्र में परमाणु हथियारों के विकास, उत्पादन, नियंत्रण, कब्जे, परीक्षण, तैनात या फिर परिवहन को प्रतिबंधित करता है। उसके जान लीजिए कि NWUFZ के पास सत्यापन और नियंत्रण के लिए तंत्र भी होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके दायित्वों को बरकरार रखा गया है और इसे संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए। उसके बाद जान लीजिए कि हालांकि 5 परमाणु सशस्त्र देशों सहित अधिकांश देश परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि के पक्ष में है, लेकिन NWUFZ का एक अलग उद्देश्य है। दक्षिण कोरिया और जापान अमेरिकी सहयोगी हैं जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या कि उस देश का नाम बताइए जो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे सिंगापुर हो जाएगा। देखिए, व्यापारिक वस्तुओं में भौगोलिक निकटता, समानता और पूरकता वाले देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और विकासशील विश्व में व्यापार पर प्रतिबंधों को रोकने के लिए क्षेत्रीय व्यापार गुटों का गठन किया गया है। आज 120 क्षेत्रीय व्यापार गुट विश्व व्यापार का 52% उत्पन्न करता है। ये व्यापारिक गुट क्षेत्रीय व्यापार को गति देने में वैश्विक संगठनों की विफलता की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ था। उसके बाद जान लीजिए कि हालांकि ये क्षेत्रीय गुट सदस्य देशों के भीतर व्यापार शुल्क हटाते हैं और मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करते हैं। भविष्य में अलग अलग व्यापारी गुटों के बीच मुक्त व्यापार के लिए यह कठिन हो सकता है। कुछ प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार गुटों के उदाहरण देख लीजिए, जहाँ पे ASEAN हो गया, CIS हो गया, उसके बाद SAFTA हो गया, ये सब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कि निम्न में यहाँ पे हो जाएगा क्या? पर्ण हरित हो जाएगा। यहाँ पे पर्ण हरित में कौन सा तत्व होता है? ये मैग्नीशियम हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, पर्णहरित पौधों में मौजूद एक हरे रंग का वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। पौधे में पर्णहरित की उपस्थिति इसे प्रकाश को अवशोषित करने की अनुमति देता है। पौधों में पर्णहरित के उत्पादन के लिए मैग्नीशियम एक आवश्यक तत्व होता है। पर्णहरित में एक मैग्नीशियम परमाणु पोफरिंग रिंग के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पर्णहरित एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसके माध्यम से सूर्य से प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जिसका उपयोग पौधे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद जान लीजिए कि पर्णहरित और हीमोग्लोबिन में संरचनात्मक समानताएं होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या नालंदा विश्वविद्यालय को व्यापक रूप से प्राचीन विश्व के महान विश्वविद्यालय में ऐसी एक और अकादमिक उत्कृष्ट के एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने किया था? तो ये किसने किया था? ये कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। देखिए, कुमारगुप्त प्रथम प्राचीन भारत के गुप्त साम्राज्य के सम्राट थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने उस भूमि पर नियंत्रण रखा था जो उसने पश्चिम में गुजरात से पूर्व में बंगाल क्षेत्र तक विरासत में प्राप्त किया था। नालंदा में खोजे गए संख्यात्मक साक्ष्य के अनुसार नालंदा मठ विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। नालंदा एक विख्यात महावीर था जो भारत में मगध के प्राचीन साम्राज्य में एक बड़ा बौद्ध मठ था।
उसके बाद जान लीजिए कि 5वीं शताब्दी ईस्वी से 1200 ईस्वी तक वह स्थान जो बिहार शरीफ शहर के करीब पटना से 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है, शिक्षा के केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहा कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी किस राज्य का विकसित हुआ था? ये हो जाएगा कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। देखिए, कुचिपुड़ी भारत के 6 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह नृत्य रूप आंध्र प्रदेश राज्य का एक मूल निवासी है और गायन को शामिल करके अन्य 5 शास्त्रीय नृत्य रूपों में अलग है। यह पहली बार 17वीं शताब्दी में सिद्धेंद्र योगी के नृत्य नाटक भामा कलापम के निर्माण के साथ दिखाई गया, जिसने सत्यभामा की कहानी बताई, जो हिंदू भगवान कृष्ण की आकर्षक लेकिन ईर्ष्यालु पत्नी थी। उसके बजाय लीजिए नृत्य प्रदर्शन शुरू होने से पहले पवित्र जल छिड़का जाता है और धूप जलाई जाती है। पात्रों को पेश किया जाता है, ज्ञान, धन और ऊर्जा की देवी का आवाहन किया जाता है और नाटक में प्रत्येक चरित्र की भूमिका के बारे में गीत बजाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कहा कि एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए कौन हो जाएगा? देखिए, एंटीबायोटिक विषाणु के खिलाफ प्रभावी नहीं है, ये तो सही है। एंटीबायोटिक जीवाणु लोगों के खिलाफ प्रभावी होता है, ये भी सही है। एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। सर्दी और फ्लू के खिलाफ एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होता, ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकता है, यह गलत कथन है। जीवाणु संक्रमण को रोकने और उसका इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक्स आम दवाएं हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोध तब होता है जब बैक्टीरिया इन दवाओं के उपयोग की प्रतिक्रिया में बदल जाते हैं। जीवाणु मनुष्य या पशु नहीं है, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बन जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या है कि रक्त का थक्का ना जमना किसकी कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन के की कमी के कारण होता है। देखिए, विटामिन के 2 रूपों में मौजूद है। उसके बाद देखिए फाइलोक्विनोन, जिसे अक्सर विटामिन के रूप में जाना जाता है, पालक और केले जैसे पत्तेदार हरे पौधों में पाया जाता है। विटामिन के भी 2 अन्य रूपों में मौजूद होते हैं। एक होता है देखिए मैनाक्विनोन, जिसे अक्सर विटामिन के 2 के रूप में जाना जाता है। केफिर जैसे किण्वित खाद्य पदार्थों के साथ साथ मक्खन और अंडे की जर्दी जैसे पशु आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। इस विटामिन का कुछ भाग आंत में भी बनता है। उसके बाद जान लीजिए कि रक्त के थक्के जमने में सहायता करने वाले प्रोटीन क्रमशः विटामिन के 1 और विटामिन के 2 होता है। रक्त के जमाव से आंतरिक और बाहरी अत्यधिक रक्तस्राव को रोका जाता है। एक व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में इन प्रोटीनों का निर्माण नहीं कर सकता है यदि उनमें विटामिन के की कमी है, जो उनके अत्यधिक रक्तस्राव के जोखिम को बढ़ाता है और रक्त के गैर जमावट यानी कि थक्के की ओर ले जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए आंत्र ज्वर बैक्टीरिया जीवाणु, ये सही हो जाएगा। मलेरिया प्रोटोजोआ, ये भी सही है। धनुस्तंभ जीवाणु, ये भी सही है। खसरा जीवाणु, ये गलत हो जाएगा। देखिए, खसरा बचपन में होने वाला संक्रमण है जो एक विषाणु के कारण होता है। खसरा विषाणु वंश मोरबिली वायरस और संतति पैरामाइक्सोकिरोडो का एक देशीय RNA विषाणु होता है। खसरा विषाणु का एकमात्र प्राकृतिक यजमान मनुष्य ही है। रूबेला यानी कि खसरा एक विषाणु के कारण होने वाला संक्रमण है जो गले और फेफड़ों। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कहा कि ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा बराक ओबामा। देखिए, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस बराक ओबामा का एक संस्करण है जो कि 1988 में हार्वर्ड लॉ स्कूल में उनके प्रवेश तक होनोलुलु और शिकागो में उनके शुरुआती वर्षों की घटनाओं की पड़ताल करता है। ओबामा ने मूल रूप से 1995 में अपना संस्मरण प्रकाशित किया था। ओबामा ने 2004 में इलिनोइस में अमेरिकी सीनेट डेमोक्रेटिक प्राथमिक जीत हासिल किया था। उन्होंने 2004 के डेमोक्रेटिक नेशनल इनोवेशन में मुख्य भाषण दिया था और गिरावट में अमेरिकी सीनेट सीट जीती। उस वर्ष पुस्तक को फिर से प्रकाशित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कहा कि किस मोबाइल ऐप ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2019 जीता है? तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा देखिए IRCTC रेल कनेक्ट हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2019 कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा आयोजित एक सभा में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2019 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किया। भारत सरकार ई गवर्नेंस कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उत्कृष्टता को मान्यता देने और बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान करती है। उसके बाद जान लीजिए कि ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उपलब्धियों को स्वीकार करने के लिए 6 श्रेणियों में 14 पुरस्कार प्रदान किया गया, जिनमें से प्रत्येक में स्वर्ण और रजत पुरस्कार शामिल है। उसके जान लीजिए IRCTC रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप को श्रेणी 1 में विशेष जूरी पुरस्कार भी मिला है। इस कार्यक्रम में हेलो डॉक्टर 555 पुनर्वास MDDA ERP, उसके बाद IRCTC रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप और उमंग सहित कुछ सम्मानित परियोजनाओं पर प्रस्तुतियां भी दी गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या उस गैस का नाम बताइए जो बाती प्रकार के लाइटर में भरी जाती है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा?
तो यहाँ देखिए यहाँ पे ब्यूटेन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ये, तब इसका राइट आंसर। देखिए जिप्पो के अंदर एक स्पार्क व्हील की बाती प्रकार के लाइटर को संचालित करने के लिए चकमक पत्थर के खिलाफ घुमाया जाता है। इससे एक चिंगारी उत्पन्न होती है जो बाती के तरल पदार्थ को जला देती है। ईंधन के रूप में यह तरलीकृत पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन का उपयोग करता है। सिगरेट लाइटर जैसे अन्य लाइटर में प्रोपेन या ब्यूटेन जैसी तरलीकृत ज्वलनशील गैस के अलावा हल्के तरल पदार्थ का भंडार, एक वाल्व और एक इग्निशन डिवाइस शामिल होती है। उसके जान लीजिए ब्यूटेन एक हाइड्रोकार्बन है जिसे आसानी से तरलीकृत किया जा सकता है और यह अत्यधिक ज्वलनशील, रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। इसका उपयोग अक्सर पोर्टेबल स्टोव और सिगरेट लाइटर के लिए ईंधन के रूप में, एरोसल में, प्रणोदक के रूप में, हीटिंग ईंधन के रूप में, रेफ्रिजरेंट के रूप में और अलग अलग प्रकार के सामानों के उत्पादन में करा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या देखिए HTTP में पी का पूर्ण रूप बताना है, तो क्या होगा प्रोटोकॉल हो जाएगा। ठीक है, देखिए HTTP का फुल फॉर्म क्या था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए यह एक प्रोटोकॉल होता है जहां एनक्रिप्टेड यहाँ पे HTTP डेटा एक सुरक्षित कनेक्शन पर हस्तांतरित किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि HTTP हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट जैसे कि HTML को प्रसारित करने के लिए एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है। HTML का फुल फॉर्म क्या था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, उसके जान लीजिए कि इसका जो पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में वेब पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक प्रोटोकॉल भी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 क्या है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन पे सही नहीं है। तो यहाँ देखिए इसकी लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर, ये तो सही है। यह सक्रिय ज्वालामुखियों की एक पेटी है, ये भी सही है। पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित, ये भी सही है। पैसिफिक रिंग ऑफ उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट को कवर करता है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। देखिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या फिर सरकम पैसिफिक बेल्ट रिंग ऑफ फायर का दूसरा नाम है। प्रशांत महासागर के उस हिस्से में ज्वालामुखी अत्यंत सक्रिय है और वहां अक्सर भूकंप आते हैं। अधिकांश भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट रिंग ऑफ फायर में और उसके आसपास दर्ज किए जाते हैं। उसके बाद जान लीजिए कि यह लगभग 40,000 किलोमीटर लंबा है। पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित है। भूकंप की उच्च आवृत्ति के लिए क्षेत्र को घेरने वाली महत्वपूर्ण विवर्तनिक प्लेट्स जिम्मेदार होते हैं। निष्खलन क्षेत्र के रूप में जानी जाने वाली अभिसरण सीमाओं पर प्लेटें एक दूसरे को पार करती है, वे गहरी खाइयों से संबंधित रखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कहा कि मार्च 2020 तक फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश था। विश्व खुशहाल रिपोर्ट प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित करा जाता है, तो ये करा जाता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। देखिए उनके निवासियों को लगता है कि वे कितने खुश हैं। इसके अनुसार 156 देशों को विश्व खुशहाल रिपोर्ट में स्थान दिया गया है। रैंकिंग मतदान पर आधारित है जो 6 कारकों पर विचार करता है, प्रति व्यक्ति GDP पर, सामाजिक समर्थन पर, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा पर, स्वतंत्रता पर, उदारता पर और भ्रष्टाचार की कमी पर। उसके बाद जान लीजिए कि पहली बार 2020 की रिपोर्ट ने दुनिया भर के शहरों में व्यक्तिपरक कल्याण का मूल्यांकन किया और जांच की कि कैसे सामाजिक, शहरी और पर्यावरणीय कारक खुशी को प्रभावित करने के लिए परस्पर क्रिया करते हैं। 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस के रूप में घोषित किया था। उसके बाद जान लीजिए कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित करा जाता है। मार्च 2020 तक फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे क्या कि निम्न में से किस राज्य में भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है, तो हो जाएगा गुजरात की। देखिए गुजरात में भारत की सबसे लंबी मुख्य भूमि का समुद्र तट है। भारत के समुद्री तट की कुल लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है। अरब सागर गुजरात राज्य को अपनी विस्तृत तट रेखा देता है। आंध्र प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी मुख्य भूमि है जिसकी कुल लंबाई जो है 974 किलोमीटर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कहा कि जब हम ग्रामीण इलाकों की यात्रा करते हैं तो हमें कई क्षेत्रों में लाल मृदा दिखाई देती है, इसकी रंग का क्या कारण होता है, तो क्या कारण होता है, देखिए यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता, ये हो जाएगा। देखिए लाल मृदा का जो रंग है कुछ परिस्थितियों में लाल से भूरा, पीला, भूरा और यहाँ तक कि काला भी हो जाता है। लाल मृदा में लोहे यानी कि फेरिक आयरन का प्रतिशत जो है अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है, जो इसके रंग का कारण है, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड लाल भूरे रंग का होता है। लाल मृदा में नाइट्रोजन, ह्यूमस, फॉस्फोरिक एसिड, चूना, मैग्नीशियम आदि जैसे सामान्य पोषक तत्वों की कमी होती है। उसके बाद जान लीजिए कि हालांकि मृदा का जो pH तटस्थ से अम्ल तक होता है और यह पोटास में अपेक्षाकृत समृद्ध होता है। यह पुराने क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय के परिणाम स्वरूप बनता है। मुख्य रूप से एसिड, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज चट्टानें, सेल और फेल्सपिक चट्टानें होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा सर्वर IP एड्रेस को डोमेन नेम में परिवर्तित करता है, ये कौन हो जाएगा, ये होगा DNS। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। देखिए DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम सर्वर यह प्रतिबंधित करने के लिए कि यूजर की सर्वर तक पहुंचेगा जब वे अपने वेब ब्राउजर में एक डोमेन नेम दर्ज करते हैं। नामों के लिए अनुरोधों को IP एड्रेस में परिवर्तित करते हैं। ब्राउजरों के लिए इंटरनेट संसाधनों को लोड करने के लिए DNS डोमेन नेम को IP एड्रेस में परिवर्तित करता है। उसके बाद जान लीजिए कि DNS डोमेन नेम को IP एड्रेस में परिवर्तित कर देता है ताकि ब्राउजर इंटरनेट संसाधनों को लोड कर सके।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या कि निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है? तो देखिए क्या होगा, समाचार दर्पण हो जाएगा। ठीक है, समाचार दर्पण। ठीक है, बैप्टिस्ट मिशनरी ने सेरामपुर मिशन प्रेस में समाचार दर्पण प्रकाशित किया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के प्रशासन, जो कि 1813 से लेकर 1823 तक था, यह प्रकाशित हुआ था। भारत में पहला स्थानीय समाचार पत्र समाचार दर्पण था, जिसे 31 मई 1818 को लॉन्च किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि इसे भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र भी माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से अंग्रेजी समाचार पत्रों से समाचार शामिल थे, लेकिन इसमें कई स्रोतों से समाचार भी शामिल थे। समाचार पत्र ने अलग अलग विषयों को कवर किया था, जिसमें देखिए जन्म था, मृत्यु लेख था, सरकारी समाचार था, सरकारी अधिकारियों की खबर था। ब्रिटेन के अलावा अन्य यूरोपीय देशों की भी खबरें इसमें हुआ करता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। तो किसने किया था? देखिए यहाँ पे सरदार पटेल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो 26 से 31 मार्च 1931 तक चला हुआ था। मौलिक अधिकार प्रस्ताव और आर्थिक कार्यक्रम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखे गए थे इसमें। उसके बाद जान लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक विशेष बैठक में महात्मा गांधी को लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में संगठन का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। बैठक के दौरान गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे कभी कभी दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इस पर भी इसमें चर्चा हुआ था। उसके जान लीजिए कि इस बैठक से 6 दिन पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन भारत के यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे देखिए फतेहपुर सिकरी ये तो है, उसके बाद सूर्य मंदिर कोणार्क में ये भी सही है, आगरा का किला ये भी है, मांडू जो कि मध्य प्रदेश में स्मारक का समूह ये नहीं हो जाएगा यहाँ पर। देखिए भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल, दुनिया भर में भारत में स्थलों की जो संख्या वो 6ठी सबसे अधिक है। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला, ताजमहल सूची में शामिल है। उसके बाद जान लीजिए कि वे जो सभी 1983 विश्व धरोहर समिति के सत्र के दौरान अंकित किए गए थे। धोलावीरा, जिसे हाल ही में सूचीबद्ध किया गया था, का निर्माण जो 2021 में किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे क्या कि राजा राममोहन राय के बारे में निम्न में से यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो देखिए पहला, उन्होंने यह गिफ्ट टू मोनो एथिक्स नामक पुस्तक लिखा, ये तो सही हो जाएगा। उन्होंने आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, ये भी सही हो जाएगा। वह सभी मनुष्यों की सामाजिक समानता में विश्वास करते थे, ये भी सही हो जाएगा। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। देखिए राम मोहन राय नामक एक भारतीय सामाजिक और धार्मिक सुधारक 1828 में ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक था, जिसने ब्रह्म समाज के अग्रदूत के रूप में कार्य किया था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि प्रदान किया था। राजनीतिक, सरकार, शिक्षा और धर्म सभी ऐसे क्षेत्र थे जहां उनका ध्यान देने योग्य प्रभाव पड़ा था। उसके बाद जान लीजिए कि वह बाल विवाह और सती प्रथा को समाप्त करने के अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। कई इतिहासकारों के लिए राय को बंगाल पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का अग्रणी भी कहा जाता है। वह हमेशा सभी मनुष्यों के लिए सामाजिक समानता और में विश्वास करते थे। उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक अ गिफ्ट टू मोनो एथिस्ट भी लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा आंदोलन था जो दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। देखिए 12 मार्च 1930 ईस्वी को M.K. गांधी 72 अन्य व्यक्तियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले और 6 अप्रैल को तटीय गुजरात शहर दांडी पहुंचे। उन्होंने दांडी से कुछ नमक लेकर के नमक प्रतिबंध को तोड़ते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोरने की घोषणा किया था। उसके जान लीजिए कि पिछले सभी आंदोलनों को इससे पहले महानगरीय क्षेत्रों में हस्तांतरित किया गया था, जो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। दूरस्थ क्षेत्रों के प्रतिभागियों को भी पंजीकरण करने का अवसर मिला। महिलाओं ने दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा बनाया इसमें। उसके बाद जान लीजिए कि सत्याग्रह अभियान की अगुवाई करने वाली लोकप्रिय महिलाएं हंसाबेन मेहता, उसके अवंतिका बाई गोखले, लीलावती मुंशी ये सब थी। कस्तूरबा गांधी और कमला देवी चट्टोपाध्याय भी इसमें शामिल थी। इसका मार्गदर्शक सिद्धांत अहिंसा था। लगातार ब्रिटिश दमन के बावजूद यह आंदोलन नहीं रुका था। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। इसकी अंतर्गत स्थापित किया गया था तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत भारत की संविधान सभा को भारत के संविधान की रूपरेखा के लिए चुना गया था। भारत का जो संविधान है संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था और इसे 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत लागू किया गया था। संविधान सभा के व्यक्तियों को आम सभाओं के द्वारा संबंधित चित्रण की एकांतर अनुकूलनीय वोट व्यवस्था के द्वारा चुना गया था। संविधान सभा का जो विचार है 1934 में M.N. रॉय के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे कहा कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली 6 प्रमुख अंगों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा अंग इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो ये देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन ये नहीं आता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली स्वतंत्र रूप से प्रबंधित धन और कार्यक्रमों, अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्रों और अन्य सहायक एजेंसियों जैसे सहायक गठबंधनों से बनी हुई है। इनमें से कुछ समूह राष्ट्र संघ के विघटन से बचे हुए थे और 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से पहले अस्तित्व में था।
उसके जान लीजिए कि विश्व व्यापार संगठन जो आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली का हिस्सा नहीं है और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली संगठनों के कुछ बोर्ड में सीटें हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की अध्यक्षता में यह समूह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की संस्थाओं के प्रयासों के समन्वय के लिए वर्ष में 2 बार बैठक करता है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे कहा कि भारत में उस केंद्र का नाम बताइए जिसका उपयोग उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। तो यह व्हीलर द्वीप हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर अबुल कलाम द्वीप मूल रूप से व्हीलर द्वीप भारत के ओडिशा के तट पर एक द्वीप है जो राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर पूर्व में है। एक अंग्रेजी कमांडेंट ह्यूग व्हीलर को द्वीप के पहले नाम से सम्मानित किया गया था। दिवंगत भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की याद में 4 सितंबर को इस द्वीप को एक नया नाम दिया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि आकाश, अग्नि, अस्त्र, ब्रह्मोस, निर्भय, प्रहार, पृथ्वी, शौर्य, उन्नत, वायु रक्षा, पृथ्वी, वायु और रक्षा और SST मिसाइलें सहित भारत के अधिकांश मिसाइलों और उपग्रहों का परीक्षण द्वीप की एकीकृत परीक्षण रेंज सुविधा में किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे कि निम्न में से कौन एक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, MEO, ये नहीं है। एक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली जिसे कभी कभी सतनाव के रूप में जाना जाता है उपग्रहों को अपने आप भू स्थानिक स्थिति प्रदान करने के लिए नियोजित करता है। यह उपग्रह नेविगेशन उपकरणों को उपग्रहों से रेडियो के द्वारा दृष्टि की एक पंक्ति के साथ प्रेषित समय संकेतों का उपयोग करके बड़ी सटीकता से खुद को खोजने में सक्षम बनाता है। उसके बाद जान लीजिए कि इसके अलावा सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक रिसीवर को वर्तमान स्थानीय समय की बड़ी सटीकता के साथ गणना करने में सक्षम करके समय तुल्यांकन को सक्षम करते हैं। पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग इन अनुप्रयोगों के सामूहिक रूप से इसका नाम है। और 29 यहाँ पे कहा कि नवंबर 2020 तक फीफा विश्व कप फुटबॉल रैंकिंग 2020 में किस देश ने सिर्फ पहला स्थान हासिल किया है। ये हो जाएगा बेल्जियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कहा कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है। देखिए, भारत के राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक प्रदान करते हैं। भारत में यहूदी समुदाय उन कई समुदायों में से एक है जो देश की वर्तमान क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर से आकर भारत में बसे हुए हैं। स्थानीय गैर यहूदी बहुमत ने शायद ही कभी भारतीय यहूदियों के छोटे धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति यहूदी विरोधी व्यवहार दिखाया हो। यहूदी 2300 से अधिक वर्षों से भारतीय समाज का हिस्सा रहे हैं। महाराष्ट्र में यहूदियों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाला पहला राज्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे कहा कि राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल है। निम्न में से कौन राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो हो जाएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान एक विस्तृत दस्तावेज है जो राष्ट्रीय शासन के हर पहलू को संबोधित करता है। संविधान यह भी रेखांकित करता है कि राज्य और केंद्र सरकारों की संबंधित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को कैसे विभाजित करा जाना है। इस संबंध में संविधान की सबसे महत्वपूर्ण धारा जो है वो 7वीं अनुसूची है। भूमिकाओं और कर्तव्यों को निर्दिष्ट करने के लिए 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उपयोग किया जाता है। राज्य सूची उन 61 विषयों की सूची है इन पर राज्य विधानमंडलों का अधिकार होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, अनियमित मौसम का मिजाज ये होता है, ग्लेशियरों और बर्फ के चादरों का पिघलना ये भी होता है, समुद्र तल से वृद्धि ये भी होता है, उचित वर्षा ये नहीं होता है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की सतह के निकट तापमान में धीमी गति से वृद्धि की घटना को ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जाना जाता है। यह काफी हद तक बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य प्रदूषण स्तरों के कारण होने वाली ग्रीन हाउस प्रभाव से जुड़ा हुआ था। उसके जान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल के मुख्य ग्रीन हाउस गैसें हैं। उसके बाद जान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या होता है। तो अनियमित मौसम का पैटर्न पूर्वानुमानित तरीके से आगे नहीं बढ़ना। इसके बजाय यह अप्रत्याशित क्षणों में होता है या तापमान में वृद्धि के कारण अनियमित रूप से होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे कहा कि नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन पे सही नहीं है। तो यह भारत के पश्चिमी घाट में स्थित, ये तो सही है। उसके बाद यह कर्नाटक का एक पहाड़ी है, ये गलत हो जाएगा। दोदा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, ये सही है। इन पहाड़ियों पर चाय और कॉफी बड़े पैमाने पर उगाई जाती है, ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, दक्षिणी भारत की नीलगिरी पहाड़ों, जंगलों और चाय और कॉफी के बागानों का एक क्षेत्र है जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों के द्वारा साझा किया जाता है। नीलगिरी पहाड़ियों के 16 जंगलों में उगने वाले बैंगनी नीले नीलकुरुंजी फूल ही इन पहाड़ियों का नाम का फूल है। वे 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर पश्चिमी और पूर्वी घाट से जुड़ते हैं। उसके बाद जान लीजिए कि यह भारत के पश्चिमी घाट का हिस्सा है। नीलगिरी पर्वत से कम 24 चोटियां हैं जो कि 2000 मीटर से अधिक ऊंची है, जिनमें डोडा बेटा जो कि 2637 मीटर की सबसे ऊंची चोटी है। यह कर्नाटक का पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, यह तमिलनाडु का पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे कहा कि मैंग्रोव वनों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो देखिए, मैंग्रोव वन समुद्र तट को स्थिर करते हैं, कटाव को कम करते हैं, ये सही है। मैंग्रोव नमक सहनशील जड़ी बूटियां होता है, ये भी सही है।
मैंग्रोव के वृक्ष ऑक्सीजन युक्त मिट्टी वाले क्षेत्र में उगते हैं, ये गलत हो जाएगा। वे ठंडी तापमान का सामना नहीं करते, ये सही हो जाएगा। देखिए मैंग्रोव वन उपजाऊ आर्द्रभूमि है जो कि तटीय अंतर्धारीय क्षेत्रों में उगती है। इन्हें मैंग्रोव दलदल, मैंग्रोव पहाड़ियां या फिर मंगल के नाम से जाना जाता है। समुद्र तट को स्थिर करके मैंग्रोव वन तूफान, धारा, लहर और ज्वार के द्वारा लाए गए कटाव को रोकने में मदद करता है। मैंग्रोव नामक सहिष्णु जड़ी बूटियां हैं। उसके जान लीजिए कि मैंग्रोव वृक्ष लगभग 80 अलग अलग प्रजातियां में आते हैं। ये सभी पेड़ धीमी गति से बहने वाली नदियों के साथ कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी के वातावरण में पनपते हैं, जो बारीक तलछट के निर्माण की अनुमति देते हैं। क्योंकि मैंग्रोव वृक्ष ठंडे तापमान को सहन नहीं कर सकते हैं, मैंग्रोव वन केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों पर पाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे क्या कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है? ये आर्टिकल 51 हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 51 के तहत कुछ मौलिक कर्तव्य नीचे दिए गए हैं जिनका पालन प्रत्येक भारतीय नागरिकों को करना चाहिए। संविधान, उसके सिद्धांतों और संस्थानों के साथ साथ ध्वज और राष्ट्रगान का पालन करना, उन महान सिद्धांतों का सम्मान और समर्थन करना जिन्होंने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया है। उसकी वजह जान लीजिए कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और बचाव करना, सभी जीवित चीजों के प्रति दयालु होना और जंगली, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना होता है। हमारी अलग अलग संस्कृति और समृद्धि सांस्कृतिक इतिहास का सम्मान और सुरक्षा करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे क्या क्या DPIIT के अनुसार 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न में से किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे अधिक प्रभाव प्राप्त हुआ था? तो ये सेवा क्षेत्र हो जाएगा। देखिए लैपटॉप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और हार्डवेयर लगभग 25% के साथ MTI निष्पक्षता प्रवाह का शीर्ष प्राप्त करता तिमाही बन गया है। राज्यों में महाराष्ट्र में जो है 7.26 अरब डॉलर के निवेश के साथ 30% FDI का सबसे अच्छा अनुपात हासिल किया है। कर्नाटक और दिल्ली में क्रमशः इतना प्रतिशत देखा गया है। सेवा तिमाही, जिसे तृतीयक तिमाही भी कहा जाता है, 3 क्षेत्र वित्तीय प्रणाली में 1/3 स्तर है। उसके जान लीजिए कि हाल के कई वर्षों में सेवा उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे क्या कि भारत के किस हवाई अड्डे ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में आकर 25 से 40 मिलियन यात्रियों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ ग्राहक सेवा की श्रेणी में 2019 के लिए हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता पुरस्कार जीता है? तो हो जाएगा बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि भुवनेश्वर में ये हो जाएगा। देखिए भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 2018 के 12 महीनों के लिए लंबाई और आसपास के क्षेत्रों में असाधारण हवाई अड्डे होने के लिए प्रतिष्ठित हवाई अड्डा ग्राहक जुर्माना पुरस्कार जीता है। भुवनेश्वर से प्रस्थान करने वाले प्रमुख वैश्विक हवाई मार्ग एयर एशिया है। महानगर से दूर जाने वाली पहली वैश्विक उड़ान एयर एशिया है, जो कि रात 11:55 रवाना होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे कहा कि आयुष्मान भारत योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन पे सही नहीं है? तो यहाँ देखिए वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कवर करता नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कंपनी एक वरिष्ठ मेडिक्लेम पॉलिसी प्रदान करती है जो कि 1 वर्ष से 80 वर्ष की आयु के बीच के वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा बीमा कवरेज प्रदान करता है। एक वरिष्ठ नागरिक का चिकित्सा बीमा कवरेज 60 वर्ष से अधिक आयु के मनुष्यों के लिए बनाया गया है। पॉलिसी 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये और 3 लाख रुपये और 4 लाख रुपये और 5 लाख रुपये की बीमा राशि के लिए उपलब्ध है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे कहा कि निम्न में से किस संस्थान ने वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम में सुधार के लिए निरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना का समर्थन किया है? तो हो जाएगा विश्व बैंक। देखिए निरांचल राष्ट्रीय जल ग्रहण परियोजना, निरांचल एक राष्ट्रीय जल संभर प्रबंधन परियोजना है जिसे विश्व बैंक से धन प्राप्त होता है। यह परियोजना वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए स्थापित किया गया है। निरांचल का जो उद्देश्य है विशेष रूप से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड घटक और सामान्य रूप से इसके सभी घटकों को इसकी वितरण क्षमता बढ़ाने के तकनीक सहायता प्रदान करना और मजबूत करना है। उसके जान लीजिए कि इसमें भाग लेने वाले 9 राज्य हैं। कौन कौन सा? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, राजस्थान और तेलंगाना है जो इस पहल को क्रियान्वित कर रहे हैं। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे क्या कि अल नीनो के बारे में निम्न में से कौन सा कथन पे सही हो जाएगा? तो देखिए यह प्रशांत महासागर में सतही जल का सामान्य रूप से गर्म होना, ये गलत हो, यही यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए अल नीनो एक परिवेशीय लेआउट है जो कि जापानी उष्णकटिबंध प्रशांत महासागर में सतही जल की अजीबो गर्मी को दर्शाता है। अल नीनो एक मौसम परिस्थिति है जो प्रशांत महासागर में घटित होती है। अल नीनो की स्थिति तब होती है जब उष्णकटिबंध प्रशांत क्षेत्र में सतह का पानी सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है और पूर्वी हवाएं सामान्य से अधिक संवेदनशील हो जाती है। अल नीनो एक बड़ी विशिष्टता का गर्मी चरण है जिसे अल नीनो दक्षिणी दोलन भी कहा जाता है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।